एक्टिविटी कहते हैं इन टाइम एक्टिविटी। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम्स, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स। और मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने उसके रिलेटेड एमसीक्यूज करने हैं। याद है कुछ कहा था मैंने? ये स्टूडेंट्स सुन पा रहे हैं आप? मुझे बुला के आप गायब हो गए सारे। हेलो, हेलो जी, वालेकुम। आवाज आ रही मेरी गजनफर? जी गजनफर साहब, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो मैंने कहा था लास्ट टाइम कि आप लोगों ने ये करने हैं काम, तो पता नहीं कहाँ तक किए कि नहीं किए। चलो नहीं किए तो फिर हम करते हैं आज। ठीक है जी, आप लोग इश्यूज होंगे तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इनकम, measure of income earned by the factor of production? बताइए जी, A B C D, which one is the correct? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड कौन सा होता है जी? इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिप्रिसिएशन, रेंट और कोऑपरेटिव टैक्स? सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। गुड। इन द लॉन्ग रन प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय cost of production, number of consumer, influence of taste and comparative forces. In long run, the price is determined by, sir, comparative forces, demand and supply forces. Price is determined by demand and supply forces. Aggregate demand curve would shift to the right. Aggregate demand आउटवर्ड क्यों शिफ्ट होता है जी? इसके लिए जरूरी होगा कि आप लोग एग्रीगेट डिमांड को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं आप लोगों को। क्या याद करेंगे? ये जी आपका एडी, ये आपका एएस। वो कहता है एडी आउटवर्ड कब शिफ्ट होता है? कैसे शिफ्ट हो? एडी की इक्वेशन याद रखें, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसको याद रखिएगा। अब आप तवज्जो दें। एग्रीगेट डिमांड का वुड शिफ्ट टू द राइट, गवर्नमेंट टैक्सेस, नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नॉमिनल मनी इनकम, मनी सप्लाई। बोलिए। यस, बी करेक्ट, एक्स माइनस एम। अब कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे
सर जी भी तो था गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो उसने वर्ड यूज किया है डिक्रीजेस। देखिए कैसा एग्जामिनर ट्रैप करता है बच्चों को, तो उसने कहा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, साथ कह दिया डिक्रीजेस। शानदार, आला। इसलिए ध्यान से, which of the following topic are studied in microeconomics? Theory of demand, aggregate demand supply, equilibrium of the industry, none of the above. जी मंसूर। looks बी, सर बी। जी आंसर इज बी, aggregate demand and aggregate supply, Macro. sir. Aggregate demand and aggregate supply, B. Correct option is B. Which of the following would decrease aggregate demand? Decrease कौन करेगा जी AD को? Increase in investment, increase in export revenue, increase in taxation, increase in consumption. Option is, सर आप ये देखिए ना, सप्लाई साइड कह रहा है, डिमांड साइड कह रहा है? डिमांड साइड कह रहा है ना? थोड़ा सोचें मेरे साथ मिलके। डिमांड में टैक्स तो होता ही नहीं है। अल्लाह के बंदो, मेरी भी इकोनॉमिक्स खराब करेंगे सारे मिलके। और भाई मुझे एक बात बताएं आप सारे लोग, किसी ने, किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने एडी के अंदर कहीं टी देखा? अजीब ऐसे बात है, कहीं टी देखा आप लोगों ने? बताइए ना, टी देखा कहीं टी? तो सी कहां से आ गया फिर? कहता है इंक्रीज, सी तो टैक्सेशन के बारे में। एडी पढ़ा पढ़ा थक गया हूं आप लोगों को। चलो जी, अब भाई सी, सी सी, सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। कल छुट्टी है, आराम से सोइएगा, पूरा दिन आराम कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा पूरा दिन अपना। ये 1.5 घंटा तो कम से कम तवज्जो से पढ़े। पहले आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, अब आप देखें कैसे गलत गलत जवाब दे रहे हैं। अच्छा जी, प्रोलॉन्ग्ड एंड डीप रिसेशन इज कॉल्ड, जी बताएं। प्रोलॉन्ग्ड एंड डीप रिसेशन इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, स्टैगफ्लेशन, ग्रेट डिप्रेशन। Prolonged depression is called what? Hyperinflation, depression, stagflation or great depression? मंसूर भाई,
उसने कहा prolonged and deep recession. आपने कहा बी मीन्स डिप्रेशन, डी में है ग्रेट डिप्रेशन। बाकी लोग भी बताएं। यस गुड। द aggregate supply curve is the sum of individual supply curves, is a market supply curve, embodies the same logic that lies behind an individual firm supply curve, none of the above. The correct answer is none of the above. क्योंकि इनका कोई भी एग्रीगेट सप्लाई को रिफ्लेक्ट नहीं करता। Which of the following represents withdrawals from the circular flow of national income? Circular flow of national income में withdrawals किसको कहते हैं? Distributed profits, interest paid on bank loans, income tax payments, imports. प्रॉफिट कभी विड्रॉल्स नहीं होते। विड्रॉल्स को देख लेना पहले क्या होता है। विड्रॉल्स के लिए मैं बताता हूँ आपको। आपको याद होगा विड्रॉल्स के लिए क्या क्या थे? सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट्स। इसका मतलब टैक्स भी है, इंपोर्ट भी है, प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ, 3 and 4 only D. The correct answer is D. गौर से देख के बताइए समझ आया कि नहीं आया। सोचें इस पे जरा। नहीं फैजान देखें, आपने कहा है सर अगर इसमें इन्वेस्टमेंट होगी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट भी होगा। सर वो तो रिवॉर्ड होता है ना, प्रॉफिट तो रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है ना, विड्रॉल्स तो नहीं है। सेविंग, टैक्सेशन एंड इंपोर्ट आर कैटेगरीज ऑफ। हाँ जी, तो सेविंग, टैक्सेशन और इंपोर्ट है ना, इसमें सेविंग और टैक्सेशन और इंपोर्ट, सेविंग तो है ही नहीं, दो हैं, टैक्स है थर्ड और इंपोर्ट है फोर्थ, तो 3 and 4 आपका जो करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो बाद में किसी को कर लेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए वरना। इन्फ्लेशन गैप एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी व्हेन, हम देखें जी, इन्फ्लेशन गैप याद होगा आपको इन्फ्लेशन गैप। ये है जी इन्फ्लेशनरी गैप।
इसके अकॉर्डिंग देखें, in an inflation gap exists in an economy when, बताएं जी, which one? Government has a budget deficit, aggregate demand is greater than full employment level income, withdrawal exceed injections at the full employment level, the money supply rises faster than national income. बताइए जी। सोचें और इस पे करें। देखिए जी, सीधा सीधा इसका आंसर गिवन है, अगर आप थोड़ा सा भी देख रहे हो ना, वो है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है अगर एडी फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा हो जाए, एडी फुल एम्प्लॉयमेंट से अगर ज्यादा हो जाए तो इसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। बी ऑप्शन है जी। बाकी लोग भी बताया करें, सारे स्टूडेंट्स बताया करें। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज, व्हाट यू आंसर देयर, which of the following would cause a fall in level of aggregate demand in an economy? Which one of the following would cause a fall in level of aggregate demand in an economy? बताइए जी। अब वो कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड को कम करने का बायस कौन बनेगा? अब जिन लोगों ने चैप्टर और टॉपिक रिवाइज किया है उनको तो समझ आना चाहिए आसानी से। बताइए। हेलो, सारे अगर मैंने बताए जाने खुद से या 2 या 3 बच्चों ने बताने, तो इस तरह तो फिर प्रिपरेशन है ना होती सब्जेक्ट्स की। आप लोगों को चाहिए 2 काम करें, एक तो थोड़ा वक्त निकाला करें डे टाइम में, ट्वाइस अ वीक क्लास हो रही है, थोड़ा सा टाइम निकाला करें क्लास के लिए, सब्जेक्ट के लिए, और जो चैप्टर्स होते हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, वो रिकॉर्डिंग्स देखा करें दोबारा। उसके बाद चैप्टर की जो हाइलाइट्स होती हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको एक बार पढ़ा करें।
देखिए, चाहे आप लोग कॉर्पोरेट से हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर, वॉट एवर, पब्लिक से हैं, सॉरी, चाहे आप पब्लिक से हैं चाहे आप कॉर्पोरेट से हैं, दोनों सूरतों में पास होने के लिए एक शर्त है कॉमन, वो है इंटरेस्ट टुवर्ड्स योर स्टडीज, प्रायोरिटीज टुवर्ड्स योर स्टडीज। इंसान हर वो काम करता है जिसकी वो प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी जब तक नहीं होगी, ये तब तक सिस्टम नहीं चलेगा आपका। आप कुछ भी कर लें, जब तक कोई काम आपकी प्रायोरिटी में नहीं आएगा, सर, वो नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों का क्लास में अटेंडेंस का मसला है तो आप अटेंडेंस लगाने आ जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको कोई अपने ऑफिस की तरफ से बाइंडिंग है कि आपने अटेंड करने लेक्चर्स और आप सिर्फ वो फॉर्मेलिटी पूरी करने आ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप क्लास में इस तरह से इंटरेस्ट और इन्वॉल्व नहीं होंगे कि आपने इसको देखना है, पढ़ना है, जब तक आप इसको नहीं करेंगे तब तक ये सब्जेक्ट आपसे दूर रहेगा, इंटरेस्ट से दूर रहेगा, चीजें आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। तो मैं बीइंग अ टीचर आपकी सिर्फ काउंसलिंग कर सकता हूँ कि आप जितना इसको कम वक्त देंगे, सब्जेक्ट किसी को भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट को आप जितना कम वक्त देंगे वो आपसे उतना दूर हो जाएगा। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से चीजों को देखते हैं, आप किस तरह से चीजों को लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी जी बताइए, सी का आपने अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यस, ऑप्शन इज सी, यानी कि जी आपका कम हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर आपके कम हो रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। लेकिन एक दो बच्चों के आंसर देने से तो नहीं क्लास चलेगी। बहरहाल, कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बताइए हमने सी एस आई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? जी मंसूर, कंजम्पशन सेविंग वाला चैप्टर शुरू किया था हमने या नहीं किया था अभी तक? ओके, चलें जी, फिर हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7। अब देखें ना, अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कंजम्पशन, जी सर, देखें आप सारे मैच्योर हैं, हम आपसे भी ज्यादा मैच्योर हैं, कोई हम में से स्कूल का स्टूडेंट नहीं बैठा वहां, आप भी अच्छे भले समझदार हैं, मैं भी पढ़ाते हुए वक्त गुजर गया, अरसा गुजर गया, लेकिन जो बात है ना, स्टैंडर्ड है। सर, जो मेहनत करेगा वही गेन करेगा, ये मुहावरा नहीं है, आई एम नॉट कोटिंग एनी फ्रेज, ये एक रियलिटी है। जो सब्जेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा, सर, ये सब्जेक्ट्स और ये चीजें उनसे और दूर होंगी, इसमें अब दो राय कोई नहीं है। इसलिए बार बार मैं फोकस है उनका वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ ये मोटिवेशनल लेक्चर्स में। नटशेल बताया मैंने, जो स्ट्रगल करेगा वही गेन करेगा। कंजम्पशन, स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर गुड्स, स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर गुड्स,
देखें, जो आप अपनी इनकम का हिस्सा कंज्यूम करते हैं अपनी फूड पे, क्लोथिंग पे, व्हाटएवर, उसे हम कहते हैं कंजम्पशन। Consumption function. C is the function of disposable income. हर इंसान, अब देखिए ये चैप्टर बड़ा डिटेल्ड है, इसको जितना गौर से सुनेंगे इसके एमसीक्यू सही होंगे, वरना ये मुश्किल हो जाएंगे। C is a function of disposable income. Why do you mean disposable income? Disposable income. डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो आपकी डिस्पोज ऑफ में होती है। वाई डी इक्वल टू वाई माइनस टी। टैक्स पे करने के बाद जो भी आपकी इनकम बचती है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है, राइट। अब उस डिस्पोजेबल इनकम में से आप जो भी खर्च करते हैं उसको कहते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। कंजम्पशन की दो टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ कंजम्पशन, वन इज autonomous, second is induced। autonomous कहते हैं सी नॉट, सिंबल याद रखिएगा, और इंड्यूस्ड कहते हैं बी वाई। अब क्वेश्चन ये है कि ऑटोनमस कहते हैं किसको है? आपकी कंजम्पशन का एक ऐसा हिस्सा जिसका ताल्लुक इनकम के साथ ना हो। कंजम्पशन का वो वाला पोर्शन जिसका ताल्लुक इनकम के साथ ना हो, यानी कि विच doesn't depend on करंट इनकम। ये वो कंजम्पशन जिसका ताल्लुक करंट इनकम के साथ ना हो। और इंड्यूस क्या होती है? विच डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन करंट इनकम, जिसका ताल्लुक करंट इनकम के साथ होता है। अब आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि सर ये क्या होती हैं, मतलब इसकी ये समझ नहीं आई बात, करंट इनकम पर डिपेंड करती है नहीं करती है, ये है क्या सारा कुछ? इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा हमें। एक था क्लासिकल कंजम्पशन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, मॉडिग्लानी। मॉडिग्लानी ने इंसान की लाइफ को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक
बिफोर इनकम, एक विद इनकम और एक आफ्टर इनकम। उसके मुताबिक इंसान की लाइफ के 3 फेजेस होते हैं। एक बर्थ से लेकर अर्निंग तक, जब तक आप किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, आपकी इनकम जीरो होती है। बताइए जरा, चैट में एक रिप्लाई करें, जब आपकी इनकम जीरो होती है तो क्या उसको खाना पीना छोड़ देते हैं आप लोग? आपकी क्लोथिंग, आपके शेल्टर, आपकी मेडिसिन, आपकी एजुकेशन, आपकी बेसिक नीड्स, आपकी सर्वाइवल, लाइवलीहुड, ये खत्म हो जाते हैं? इतना नहीं, आप डिपेंड करते हैं। यूजली इन पाकिस्तान बर्थ से लेकर को 22 इयर्स की एज ऐसी है जिसमें इनकम जीरो होती है। लाइफ क्या है? मिडिल लाइफ। मिडिल लाइफ ये है कि जब आपकी इनकम जीरो से ज्यादा होती है, जब आपकी इनकम जीरो से ज्यादा होती है, जब आप अर्निंग शुरू कर देते हैं, और ये होती है रिटायरमेंट के बाद की एज। दोबारा इनकम आपकी जीरो हो जाती है। आफ्टर रिटायरमेंट आप क्या करते हैं? डिपेंड्स अपॉन वेल्थ या सेविंग्स। इस एज में, जो मिड एज है आपकी, इसमें आप कमाते हैं और सेविंग करते हैं, लेकिन कंजम्पशन भी कर रहे होते हैं साथ साथ, या सारी कंजम्पशन कर लेते हैं। भाई पेंशन भी आपकी, मंसूर भाई, सेविंग होती है। अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको समझ होगी, पेंशन भी आप ही की सेविंग होती है। चलें, अब आप मुझे बताएं, ये कौन सी एज है जिसमें आपकी इनकम है ही कोई नहीं? ये आपकी ऑटोनमस कंजम्पशन है। इट इज कॉल्ड सी नॉट, और इट इज कॉल्ड बी वाई, इंड्यूस्ड। अब बात समझ आ गई? ऑटोनमस और इंड्यूस की बात समझ आ गई?
जी अब सुने जी, तो सी क्या होगा फिर, दोनों को जमा करने से टोटल सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई, ऑटोनमस भी और इंड्यूस भी। अब जिस बच्चे का लेक्चर मिस हुआ हो और ये वाली बात वो भूल छोड़ दे, मिस कर दे, तो सर उसके बाद भी चाहे वो क्लास पढ़े या वो क्लास ना पढ़े, उसको कोई समझ नहीं आएगी। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स ना मैंने अभी तक पढ़ाया है ये मिस कर चुके हैं, तो सर जो मर्जी कर लें, फिर अब उनके आने या ना आने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, या आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम वो वाला पोर्शन मिस ना करें जिसकी बेस पे आगे बेस डेवलप होनी हो। C is equal to C naught plus By. C is equal to C naught plus By. जी जी एग्जैक्टली। आगे है, जरा तवज्जो से बात सुने, केन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा सा तवज्जो दिया करें, थोड़ा सा ध्यान दिया करें, बेसिक्स क्लियर हो जाए तो फिर आगे बात समझाना और समझना आसान हो जाता है। केन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन, इसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं, केन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं और साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। केन्स कहता है consumption increases along with increase in income। पहली बात उसने क्या कही, जो पहली बात उसने कही है कि कंजम्पशन इंक्रीजेस along increase in income, यानी कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है। इस पे किसी को एतराज या शक तो नहीं है, बोलिए। ये तो सबको पता है, लेकिन increase in consumption remains less than increase in income, या वो कहता है कि चेंज इन कंजम्पशन लेस देन चेंज इन इनकम। कैसे, क्यों? आप मुझे बताइए, जरा सोच के जवाब दें। जब आप लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन इंक्रीज तो होगी, लेकिन क्या जितनी इनकम बढ़ती जाए आप उतना ही ज्यादा खाते पीते जाते हैं, उतना ही सारा पैसा खाए जाते हैं? जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है साथ आप कंजम्पशन भी उसी स्पीड से बढ़ा देते हैं, या कुछ सेविंग सुविंग का मूड भी होता है फिर? यस। What isn't consumed that is saved। इसका मतलब जब आपकी इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी और कम रेशियो से बढ़ेगी, तो जो कंज्यूम नहीं होगा वो क्या होगा, वो सेव होगा। व्हाट इजंट कंज्यूम इज सेव्ड।
It means change in consumption is less than change in income. Change in consumption is less than change in income. जरा तवज्जो से बात सुनिए. If C is equal to C naught plus BY, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है तो डेल्टा सी और डेल्टा वाई करूं तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा, तो बी आएगा. बोलिए, बी बचेगा ना पीछे अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो. सर डेरिवेटिव लेंगे तो बी बचेगा ना पीछे खाली. तो इसको यूं लिखा जा सकता है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. अब देखिए स्टेप से स्टेप जोड़ते जाएंगे, टॉपिक बनता जाएगा. इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं एमपीसी. क्या कहते हैं जी? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब इसको मैथमेटिकली यूं लिखते हैं marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume याद रखें. मार्जिनल प्रोपेंसिटी का मतलब होता है रुझान, आपका ट्रेंड, आपका ट्रेंड. ट्रेंड क्या है आपका कंजम्पशन का. अच्छा, अब मुझे लास्ट पॉइंट आपसे पूछने वाला लास्ट पॉइंट है, फिर बाकी रूटीन में शुरू हो जाएगा चैप्टर. मुझे बताइए लास्ट पॉइंट आप बताएं. डेल्टा सी लेस देन डेल्टा वाई पढ़ा हमने, बताइए. डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई हमने बी पढ़ा. अभी पीछे पढ़ा था बी होता है, देन बी लेस देन 1 होगा, क्योंकि जब न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है, फर्क नहीं, 10 है, ये 40 है, तो लेस देन 1 ही आएगा ना जी. बताएं, ये पॉइंट क्लियर लॉजिकली समझ आया कि नहीं आया, बताएं. सर ये लॉजिकली बात समझ आई है कि नहीं आई, बताइए.
इसका मतलब याद रख लें, बी की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर या ज्यादा नहीं हो सकती, ये हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक है जी। दूसरा होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। वो सिंपल मीन की तरह होता है, मीन। एपीसी जो होता है वो एक सिंपल मीन की तरह होता है, सी ओवर वाई। दूसरा है सेविंग। एक हो गया कंजम्पशन, सेविंग क्या होती है? चेंज ने कहा था जो कंज्यूम नहीं होता वो सेव हो जाता है। व्हाट इज इन कंज्यूम इज सेव्ड। इसका मतलब इनकम के दो हिस्से होंगे, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। आपके इनकम के दो हिस्से होंगे, एक कंज्यूम किया जाएगा और जो कंज्यूम नहीं किया जाएगा वो सेव किया जाएगा। बोलिए। यहां से एक छोटी सी डेरिवेशन करवानी है, उस पर तवज्जो दें। इनकम चेंज होने से कंजम्पशन चेंज होती है, यस और नो? बताएं। इनकम चेंज होने से, पीछे पढ़ के हैं हम लोग, कंजम्पशन चेंज होती है कि नहीं होती? होती है ना जी। तो सेविंग भी साथ चेंज होती है। फिर जब इनकम चेंज होगी तो सेविंग भी चेंज होगी ना। तो अगर डेल्टा वाई से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, तो फिर क्या बनेगा जी? 1 इज इक्वल टू एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपी से मार्जिनल इसका मतलब ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, और डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। ठीक है जी।
तीसरा कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? नहीं सर, दोनों से एमपीसी नहीं आएगा। एक एमपीसी है और एक एमपीएस है। कंजम्पशन में एमपीसी आएगा, सेविंग में एमपीएस आएगा। स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप पैसा अपना कारोबार पे लगा रहे हैं। आप पैसा किस पे खर्च कर रहे हैं? कारोबार पे, कैपिटल गुड्स पे लगा रहे हैं। डिपेंडेंट होंगे सर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। देखें, अगर एमपीसी ज्यादा होगा तो एमपीएस कम हो जाएगा, एमपीसी कम होगा तो एमपीएस ज्यादा हो जाएगा। स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड का मतलब इन्वेस्टमेंट होती है जी। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। ऑटोनमस एंड इंड्यूस्ड, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंजम्पशन पड़ गया था। आई नॉट एंड एम वाई, इसका मतलब क्या हुआ? दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एम वाई। आई नॉट प्लस एम वाई। इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है MEC। वहां हमने क्या पढ़ा था? MPC, MPS। यहां पढ़ेंगे MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतवक्को आमदनी। मतवक्को आमदनी, आज आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न आज ही आ जाता है या फ्यूचर में आएगा? बताइए, जो रिटर्न है वो आज ही आएगा या फ्यूचर में आएगा?
क्या ये श्योर है कि रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, गारंटीड है? गारंटीड है कि श्योर आएगा? ये एक्सपेक्टेड है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपका जो रिटर्न होता है वो तवक्को की जा सकती है, एक्सपेक्टेड हो सकता है, श्योर नहीं हो सकता। अब देखना वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिस पे डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट। इसके लिए हम बुक ओपन करेंगे, अभी देखते हैं सर। अभी देखते हैं। ये है जी, पेज नंबर नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर है 206। अच्छा जी, कहता है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट करते हैं? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और गवर्नमेंट। मतलब सबसे पहले क्या है? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं? डिमांड फॉर गुड, अगर आपकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है चीजों की तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जनाब, मुझे एक बात बताएं, चिकन चिकन की डिमांड क्या है डे बाय डे हमारे कंट्री में? चिकन की डिमांड ज्यादा है या कम है? हाई डिमांडेड प्रोडक्ट है, लो डिमांड प्रोडक्ट है? हाई डिमांड प्रोडक्ट है। चिकन का बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? इसमें रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। क्यों रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है? इसकी डिमांड ज्यादा है। तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उसके रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगी। चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, इनकम देखनी पड़ेगी, इनकम देखनी पड़ेगी। अगर लोगों की इनकम ज्यादा हो रही है, मुल्क में लोगों की इनकम ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब ये कि रिटर्न ज्यादा आएगा। कोविड में रिटर्न ज्यादा आएगा या कम आएगा? कोविड डेज में लेस होगा या हाई होगा रिटर्न? यस। लिक्विड एसेट्स। अच्छा, बाकी कुछ साथ साथ आप खुद भी पढ़िएगा, मैं एक एक दो डिस्कस कर छोड़ता हूँ, बाकी आपने खुद भी पढ़ने। लॉन्ग रन में क्या होते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही हो किसी मुल्क की तो क्या होगा? फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? हाई होगी, लो होगी? तो इसका मतलब वहां रिटर्न भी ज्यादा होगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है
इसका मतलब उस मुल्क में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है, क्योंकि जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है यूजुअली वो शो करती है कि इंडस्ट्री एक्सपेंडिंग है, इकोनॉमी एक्सपेंडिंग है। तो एक्सपेंडिंग इकोनॉमीज के अंदर रिटर्न ज्यादा होते हैं। क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। किसी मुल्क में कैपिटल गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा है या कम है? अगर तो क्वांटिटी ज्यादा है, पहले से ही मौजूद बेशुमार इंडस्ट्री लग चुकी है, पहले से ही मौजूद सैचुरेशन हो चुकी है इकोनॉमी के अंदर, तो इसका मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। कुछ गवर्नमेंट का देख लेते हैं। गवर्नमेंट अगर अपना इंटरेस्ट रेट लो रखे, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट लो रखेगी, तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट का मार्जिन ज्यादा है। और अगर मुल्क में इंटरेस्ट रेट हाई रखा जाएगा तो समझ जाए कि वहां रिटर्न कम है। डायरेक्ट एनकरेजमेंट टू द इन्वेस्टिंग फर्म्स, वो जैसे इमरान खान साहब की एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट हुआ करती थी कैंपेन डेज में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप इन्वेस्टर को, बिजनेस कम्युनिटी को एनकरेज करें, कॉन्फिडेंस दें, सिक्योरिटी दें, डेफिनेटली उस मुल्क में रिटर्न ज्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। सीक टू स्टिमुलेट बिजनेस कॉन्फिडेंस, उनसे बात करें, उन्हें ऑन बोर्ड लें, उनसे डिस्कस करें, उनके रिजर्वेशन को दूर करें, उनकी एप्रीहेंशन सुने, उसको दूर करें। इनकरेज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कंट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करवाएं, चीजें ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी वाइज बेहतर हो जाएंगी। जब टेक्नोलॉजी वाइज बेहतर होंगी तो लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का मार्जिन भी ज्यादा हो जाएगा। इन्फ्लुएंस वॉल्यूम ऑफ कंजम्पशन, लोगों को इनकम ज्यादा दें ताकि वो लोग ज्यादा खर्च करें। जिस मुल्क में खर्च ज्यादा होता है उसी मुल्क में डिमांड ज्यादा होती है और उसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट का मार्जिन ज्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कोविड डेज के अंदर गवर्नमेंट्स, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स अपने लोगों को कोविड अलाउंस देती हैं ताकि लोग खर्च करना ना छोड़ दें। क्यों? जो खर्च करना लोग छोड़ते हैं तो इसका मतलब लोग खरीदना छोड़ देते हैं। खरीदना छोड़ेंगे तो जो बिजनेस कोविड पे डिपेंड नहीं भी कर रहा वो भी तबाह हो जाएगा। कंजम्पशन को ना कम होने दें। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपने बजट ना रोके, अपने प्रोजेक्ट्स बंद ना करे। एक कोविड की वजह से बिजनेस बंद हुआ हो, दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी अपने प्रोजेक्ट रोक ले, फिर तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा मुल्क के अंदर। ओके, क्लियर? इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट चेंज करने का इम्पैक्ट क्या आता है, इसकी रीडिंग कीजिएगा, बाकी जो पॉइंट्स होंगे इनकी रीडिंग कीजिएगा। और साथ चैप्टर नंबर 7 के आप लोगों ने एमसीक्यूज अब करके आने कल नेक्स्ट लेक्चर में। कल छुट्टी है, 23 मार्च का ऑफ है। इसको वीक डेज में कहीं थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे इनमें से किसी एक दिन पे मेकअप करेंगे इंशाल्लाह। इसका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे में इसका मेकअप करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर जी।